हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे बातचीत की थी। तो हम लोगों को अभी अपनी गाड़ी टाइट्रेशंस की तरफ बढ़ानी है। तो टाइट्रेशंस जो ये टॉपिक है वैसे तो आप लोगों को बोर्ड्स की किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बोर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं होता है, बट किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का एक तरीके से रेडॉक्स का ही पार्ट है, या फिर आप ये कह सकते हो आयोनिक का ही पार्ट है। तो अभी हम लोग आज जितने भी टर्मिनोलॉजीज जो कि आने वाले टाइट्रेशंस में यूज़ होने वाली है, हम उसको यूज़ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा टाइट्रेशंस की जो न्यूमेरिकल पार्ट है आप लोगों को इस प्रकार से है कि मतलब एक टाइट्रेशन की थ्योरी और बाद में उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन से रिलेटेड आप लोगों का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अच्छा, अभी कौन कौन से टाइट्रेशंस हम लोग हमारे सिलेबस में देखने वाले हैं, कौन कौन सा हम लोगों के सिलेबस का पार्ट रहेगा, उसमें एंट्री लेते हैं। सबसे पहले तो टाइट्रेशंस होता क्या है उसको बाद में देखेंगे, बट टाइट्रेशंस को क्लासिफिकेशन कैसा किया जाता है उसके क्लासिफिकेशन पे पहले ध्यान दे देते हैं। तो टाइट्रेशंस को हम लोग ब्रॉडली यहाँ पे 3 कैटेगरीज में मैं क्लासीफाई करवा रही हूँ। एक तो आप लोगों की बहुत ही सिंपल सी कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने हो सकता है मे बी 10th स्टैंडर्ड में स्कूल वगैरह में परफॉर्म किया हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यूजुअली स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये चीज़ होती नहीं है और सीबीएसई बोर्ड के इसमें भी ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आईसीएसई बोर्ड में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये चीज़ रहती है, टाइट्रेशंस वगैरह, क्योंकि अंकित से मैंने सुना था कि उन्होंने टाइट्रेशंस वगैरह 10th स्टैंडर्ड में ही कर लिए थे, 9th-10th में। अब आगे देखते हैं अपना। तो पहले तो टाइट्रेशंस जो हम लोग अपने स्कूली लेवल पर करते हैं, अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें पता होगा कि ये टाइट्रेशन स्कूलों में कराए जाते हैं। सबसे बेसिक टाइट्रेशन जो होता है आप लोगों को स्कूलों में जो कराया जाता है वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ। दूसरा होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। इस रेडॉक्स वाले टाइट्रेशन में मैंने 11th स्टैंडर्ड में मोहर सॉल्ट वाला टाइट्रेशन किया था, मतलब एसिड बेस तो किए थे, पूरे जितने टाइप्स के कैटेगरीज के लेने चाहिए थे सिलेबस में, बट साथ ही साथ में रेडॉक्स में जो 3 क्लासिफिकेशन होते हैं उन 3 में से मैंने मोहर सॉल्ट वाला परफॉर्म किया था। और एक होता है हम लोग आयोडीन की मदद से टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वो वाला टाइट्रेशंस मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें परफॉर्म किया, 11th और 12th में नहीं था। तो ये जो एसिड बेस वाले टाइट्रेशन होते हैं इनको हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे आप। सबसे पहला जो अभी स्कूलों में कराया जाता है दैट इज आप लोगों का सिंपल टाइट्रेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला यहाँ पे जो कैटेगरी होती है दैट इज नोन एज बैक टाइट्रेशन, और एसिड बेस में ही जो आपका एक और टाइट्रेशन होता है दैट इज नोन एज डबल टाइट्रेशन। फिर रेडॉक्स होता है। रेडॉक्स में हम लोग टाइट्रेशन को क्लासीफाई करते हैं इस बुनियाद पर, या मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्लासीफाई नहीं करी कि टाइट्रेशंस आप और कितने चीज़ों को लेके परफॉर्म कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, बट हम लोग इसको इस हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग हमारे सिलेबस में करने वाले हैं। तो हम लोग हमारे सिलेबस में रेडॉक्स टाइट्रेशंस को करने के लिए आप लोगों का KMnO4 यूज़ करेंगे। तो आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से मैंने इसको क्लासीफाई किया है। आप K2Cr2O7 का यूज़ करोगे, ठीक है, या आप यहाँ पे मोहर सॉल्ट का यूज़ करोगे, तो इन 3 चीज़ों के हिसाब से रेडॉक्स के जो टाइट्रेशंस हैं वो क्या होते हैं, क्लासीफाई होते हैं। आयोडीन के आप लोगों को 2 टाइट्रेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक होता है आप लोगों का आयोडोमेट्री और एक होता है आयोडीमेट्री, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ। तो ये 2 टाइट्रेशंस तुम लोगों को देखने हैं, आयोडोमेट्री और एक होता है आयोडीमेट्री। तो ये हम लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है। कितने हो गए गिन लो, टोटल 8 हो गए। ये 8 प्रकार के टाइट्रेशंस मुझको अभी तुमको सिखाने हैं। तो आज हम लोग टाइट्रेशन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप जो ये टाइट्रेशन कर रहे हो ये कहलाती है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस से तुम्हें बात तो समझ में आ ही गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ये कहा कि बाहर की जो हवा है वो प्रदूषित है, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि वो पॉल्यूटेड है कि नहीं है।
क्या उसमें पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं कि पोल्यूटेंट्स मौजूद नहीं है। अब somebody ask you how much amount of specific pollutant is present in the given air around you, मतलब वो क्या बोल रहा है, भैया देख पोल्यूटेंट है मैं जानता हूँ, बट ये वाला पोल्यूटेंट कितनी मात्रा में है तुम्हें ये बताना है। दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे मुझे पता है कि ये एयर है, हम लोग जो रह रहे हैं जिस वातावरण में, ये एयर है, ये मैं जानती हूँ, तुम भी जानते हो, बट आप लोगों के पास अगर कोई ये पूछेगा कि इस एयर में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, कितना परसेंटेज आप लोगों का ऑक्सीजन है, कितना परसेंटेज अदर गैसेस या हाइड्रोजन है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्वांटिटी वी आर यूजिंग द टर्म व्हाट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो टाइट्रेशंस का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कर रहे हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग सॉल्ट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम लोगों को क्या चीज़ें जाननी है, एक मैं बेसिक फ्रेमवर्क तुम लोगों को टाइट्रेशंस का बता देती हूँ कैसा रहता है। आप लोगों के पास नीचे में एक कोनिकल फ्लास्क रहता है, ठीक है, ये लेट्स से आप लोगों का कोनिकल फ्लास्क है, अब जैसा भी बने उसको रख लेना कोनिकल फ्लास्क को, ये आप लोगों का कोनिकल फ्लास्क है। यहाँ पे ऊपर में हम लोगों के पास ब्यूरेट होती है, ठीक है। अब ब्यूरेट क्या है थोड़ा गूगल करके उसकी इमेज देख लोगे, जो भी जैसा भी है बन रहा है। अब क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, अगर कॉलेज नहीं जाते हो, नहीं पता है कि ब्यूरेट पिपेट कैसा रहता है, तो क्या करोगे, कौन सा तुम्हें उसके साथ जाके डांडिया खेलना है, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे ऊपर में यूजुअली यहाँ ऊपर में हम लोग एक लिक्विड फिल करते हैं, क्या रहता है, कैसा लिक्विड रहता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और नीचे में हम लोग एक दूसरा लिक्विड फिल करते हैं। अब ऐसा रट लेना कि ऊपर में हमेशा बेस रहता है, नीचे में हमेशा एसिड रहता है, नीचे में हमेशा एसिड रहता है, ऊपर में बेस रहता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, फालतू दिमाग मत लगाओ अपना, ठीक है। हो सकता है ऊपर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हो सकता है नीचे में रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आप ऊपर में एक पर्टिकुलर क्या करते हो, एक लिक्विड फिल करते हो, आप नीचे पर्टिकुलरली एक लिक्विड फिल करते हो। अगर मैं ऐसा कंसिडर करके चलूँ कि हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, तो एसिड बेस टाइट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग ऊपर यूजुअली क्या भरते हैं, आप लोगों का बेस डालते हैं, और नीचे में हम लोग यूजुअली क्या डालते हैं, एसिड। ये जो बेस हम लोग ऊपर में ऐड करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन हम लोगों को होती है पता, नॉन कंसंट्रेशन, और जो एसिड हम लोग नीचे में यूज़ करते हैं इसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता होती। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, अरे ऐसे कैसे आपको कंसंट्रेशन पता नहीं है, एसिड तो आपने ही बनाया ना, तो आपको तो पता होनी चाहिए कंसंट्रेशन। तो होता क्या है, जब स्कूल कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट होते हैं तो जो आपके टीचर्स होते हैं, जो लैब अटेंडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, आप लोगों को एक एसिड बना हुआ दे देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी होती है ये पता लगाना कि उस एसिड की कंसंट्रेशन क्या है। सो ये मत सोचना कि अरे एसिड तो तुम ही ने बनाया तो तुमको कैसे नहीं पता कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, होगा कैसा कि अगर मैं सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों की इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों का नीचे में जो कोनिकल फ्लास्क होता है, इस कोनिकल फ्लास्क में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या रहते हैं, एसिड के पार्टिकल्स मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्या मौजूद है, ओनली एसिड के पार्टिकल्स मौजूद है। हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, ये जो आपका स्टॉपकॉक है इसको ओपन करते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। तो तुम खुद सोचो, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं बेस ऐड कर रही हूँ, यानी कि ऊपर में हम लोगों ने जो ब्यूरेट आपका लेके रखा है, ये ब्यूरेट से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। तो होगा कैसा, जैसे जैसे वो बेस आप लोगों के नीचे कोनिकल फ्लास्क में जाता है, तो कुछ समय बाद तुम्हें नहीं लगता कि आप लोगों के कोनिकल फ्लास्क में जितने स्टार्टिंग में एसिड के पार्टिकल्स थे, अभी एसिड के पार्टिकल्स स्टार्टिंग के कंपेयर में क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ H पॉजिटिव, मैं एसिड पार्टिकल्स ना लिखते हुए उसका ऐसा लिख देती हूँ, क्वांटिटी ऑफ H प्लस आपकी क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। क्यों डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि आप जो बेस ऐड कर रहे हो, वो ऐड वाला बेस आपका क्या कर रहा है, एसिड के पार्टिकल्स को नीचे में क्या कर रहा है,
न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, एसिड के पार्टिकल्स को नीचे में रह के क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब जस्ट इमेजिन, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये चीज इमेजिन करो कि नीचे में ये जो आप लोगों का कोनिकल फ्लास्क है, इस फ्लास्क में 80 H पॉजिटिव के पार्टिकल्स थे। तो मैंने जब ऊपर से एक ड्रॉप डाला, अब मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि एक ड्रॉप का मतलब मैं एक OH नेगेटिव ले रही हूँ, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। रियलिटी में एक ड्रॉप में एक OH नेगेटिव जा रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने एक ड्रॉप अगर डाला तो अब क्या होगा, उस एक ड्रॉप के नीचे आने के बाद की कंडीशन क्या रही होगी, जब वो एक ड्रॉप आप लोगों का नीचे आ गया तो यानी कि नाउ अब आपके पास सिचुएशन कैसी है, अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 79 H पॉजिटिव पार्टिकल्स बचे, ठीक है। आप ये प्रोसेस को क्या करते हो, रिपीट करते रहते हो, प्रोसेस आप क्या करते हो, रिपीट करते रहते हो। और जब ये प्रोसेस सफिशिएंटली आप रिपीट कर देते हो तो तुम्हें लगता एक ऐसी स्टेज आएगी, ठीक है, एक ऐसी स्टेज आएगी, ठीक है, देयर इज अ स्टेज, वहाँ पे आपको ऐसा कोई ना कोई स्टेज दिखेगा, देयर इज अ स्टेज जे व्हेन नीचे में कोई भी H पॉजिटिव पार्टिकल्स नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी H पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, ठीक है, ऑल आर न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, वो सब के सब क्या हो गए, न्यूट्रलाइज्ड हो गए। अब दिक्कत ये होती है कि आप लोगों के पास जो एसिड होता है या जो आप लोगों के पास बेस होता है, दे आर कलरलेस स्पीशीज। ये कैसे होते हैं, कलरलेस स्पीशीज होते हैं। तो जब आपके पास नीचे कोनिकल फ्लास्क में सारा का सारा एसिड अगर आपका खत्म हो गया होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे नीचे में कोनिकल फ्लास्क में सारे के सारे H पॉजिटिव पार्टिकल्स अब खत्म हो गए। क्योंकि अगर मान लेते हैं H पॉजिटिव पार्टिकल्स खत्म हो गए और अगर आपने फिर एक ऊपर से H बेस डाला तो अब कंटेनर के अंदर की सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अब कंटेनर के अंदर में OH निगेटिव के पार्टिकल्स का लेवल क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि देखो पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी, एसिड के पार्टिकल्स से जिसे ऊपर से आने वाले बेस के पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज कर रहे थे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे सारे के सारे H पॉजिटिव पार्टिकल्स गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि सारे के सारे H पॉजिटिव पार्टिकल्स को ऊपर से आने वाले बेस ने क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, ठीक है। ऊपर से आने वाले क्या कर लिया, उसने न्यूट्रलाइज कर लिया, बराबर, उसने क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। लेकिन अगर आफ्टर दिस अगर आप फिर भी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो, आफ्टर दिस इफ यू ऐड मोर बेस, ठीक है, फ्रॉम ब्यूरेट, अगर आपने इस पॉइंट के बाद और भी बेस ऐड करने की कोशिश की तब नीचे में OH निगेटिव पार्टिकल्स इंक्रीज होने लगेंगे इन कोनिकल फ्लास्क। यानी कि अब आपके कोनिकल फ्लास्क में कोई भी H पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है कि वो उस OH निगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर सके, जिसकी वजह से अब OH निगेटिव पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या होने लगेगी, नीचे कंटेनर में बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे कंटेनर में इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तुम खुद सोचो कि आप चले थे टाइट्रेशन करने और अब आपने H पॉजिटिव को खत्म कर दिया और आप OH निगेटिव बढ़ा रहे हो। तो आप ये OH निगेटिव क्यों बढ़ा रहे हो? क्या जानबूझ के कर रहे हो? क्या नहीं, आपसे इसीलिए OH निगेटिव की क्वांटिटी आपसे बढ़ रही है। रीजन कि आपको ये चीज पता नहीं चल रही है कि नीचे के H पॉजिटिव खत्म हो गए। हमें ये चीज क्यों पता नहीं चल रही कि नीचे के H पॉजिटिव खत्म हो गए? रीजन, हमें कोई डिटेक्टर नहीं, मतलब नीचे से कंटेनर या कोनिकल फ्लास्क या ब्यूरेट आपको चीख कर ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हेलो देखो नीचे सारे H पॉजिटिव खत्म हो गए, अब तुम और बेस मत डालो। हाउ विल यू गेट टू नो? तुम्हें कैसे पता चलने वाला है कि नीचे अब आपको टाइट्रेशन रोक देना है, इसको अब आपको और आगे नहीं बढ़ाना है? फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग सम डाइज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाई यूज करते हैं जिसे हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में जब भी तुमने एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां पे आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोगों की न्यूट्रलाइजेशन बस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ओवर हो चुकी है, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट का आइडिया मिल जाए, तो आप इसके लिए क्या करते हो, इंडिकेटर्स यूज करते हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ आइडिया। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वी यूज इंडिकेटर्स, ठीक है, वी यूज इंडिकेटर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड अबो सिचुएशन। वी यूज इंडिकेटर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड अबो सिचुएशन। ऊपर वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स आप लोगों को क्या दिखाता है, कलर चेंज दिखाता है
और जब वो कलर चेंज दिखाता है तो हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड अब अगर हमने गए तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, आप लोगों की गंदे में टर्न आउट हो जाएगी। मतलब हम लोग आप लोगों के क्या हो चुके हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है आप लोगों का फिनोप्थेलिन, कि जब हम लोग फिनोप्थेलिन को एसिड में डाल के रखते हैं तो कोई कलर आपको नहीं दिखता है। इवन न्यूट्रल सोल्यूशन में भी फिनोप्थेलिन का कोई कलर नहीं दिखता। बट होता क्या है कि जिस पॉइंट पर सारे के सारे आप लोगों के एसिड पार्टिकल्स खत्म हो गए, तब होने क्या लगता है, आप लोगों का बेस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। और जैसे ही बेस आपके सोल्यूशन में एक पार्टिकल भी अगर बेस का आ जाए तो यही इंडिकेटर पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पॉइंट पर अपनी जो कैलकुलेशंस है उसको मतलब अपना जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं कि नहीं, आप पिंक कलर आ गया है, मतलब अब मेरे नीचे फ्लास्क में बेस बनना शुरू हो गया है। बेस बनना शुरू हो गया है इसका मतलब क्या, कि सारे एसिड पार्टिकल्स खत्म हो चुके हैं, अब एसिड पार्टिकल्स कुछ भी नहीं बचे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचे मेरे पास एसिड पार्टिकल्स। सो देयरफॉर हम लोग अपनी टाइट्रेशन रोक देते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स, क्योंकि हमें अपनी आंखों से हम उनके कलर चेंज को बहुत ही रैपिडली विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग अपने क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका होता क्या है कि इन टाइट्रेशंस में इंडिकेटर का एक बहुत ही आप लोगों का इम्पोर्टेंस है, बराबर। अच्छा, अब उसमें क्या रहता है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने आजू बाजू की हर चीज़ को टाइट्रेट कर लूँ, तो देखो हर चीज़ को आजू बाजू की टाइट्रेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप यही सोचोगे कि अगर आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है किस चीज़ की, आपको वीक एसिड की प्लस आप लोगों के वीक बेस की, तो वो आप लोगों के लिए क्वाइट कैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट जॉब है। क्यों आप लोगों के लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस में जब आप उसको टाइट्रेट करते हो तो दिक्कत ये आ जाती है कि वहाँ पे आपको शार्प एंड पॉइंट नसीब नहीं होता, ठीक है। कैनॉट ऑब्टेन शार्प एंड पॉइंट, मतलब आपको थोड़ा सा एक रेंज में मिलता है एंड पॉइंट, ठीक है। शार्प वैल्यू आपको नहीं मिलती। ये नहीं कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, बट ये कैसा रहता है, थोड़ा सा रफ एस्टिमेशन होता है चीज़ों को लेकर। तो इसका क्या मतलब, क्या मैं वीक एसिड या वीक बेस को कभी आपस में टाइट्रेट ही नहीं कर सकती? क्या कर सकते हो टाइट्रेट, बट उन दोनों को आपस में मत करो। अगर आप मान लेते हैं आपका एसिड वीक है तो आप उसको टाइट्रेट जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप कम से कम उसको स्ट्रांग रखो, यानी कि बेस को स्ट्रांग रखो, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपका बेस वीक है तो आप उसको किसके रिस्पेक्ट में टाइट्रेट करो, स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में टाइट्रेट करो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप टाइट्रेशन करो तो एटलीस्ट आपका एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों एटलीस्ट आपका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो आपको एक अच्छा खासा मिलेगा, एटलीस्ट वन, ठीक है, कंपोनेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, बराबर। आपका एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये जो पूरी बातचीत होती है टाइट्रेशंस की, टाइट्रेशंस में हम लोगों का एम क्या होता है कि हमको जो नीचे दिया हुआ अननोन सोल्यूशन है हमारे कोनिकल फ्लास्क में, उस पर्टिकुलर अननोन सोल्यूशन की मैं कितनी कंसंट्रेशन है ये कैलकुलेट कर सकूं। मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा व्हाई यू आर परफॉर्मिंग टाइट्रेशन, तुम्हारा टाइट्रेशन का एम क्या है, तो एम एक्चुअली ये है कि हम लोगों को जो भी कोनिकल फ्लास्क में दी हुई चीज़ रहती है, इस कोनिकल फ्लास्क में जो भी आपको लिक्विड दिया है, ये आपको इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, ये आपके लिए अननोन कंसंट्रेशन का एक सोल्यूशन है। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करना है, टू फाइंड करना है। मतलब नीचे में आप जो केमिकल ले रहे हो वो केमिकल आप लोगों का कितनी मोलैरिटी का है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को बनाने के लिए कितने मोल्स लिए गए होंगे, या फिर कितना मास लिया गया होगा, या कितने इक्विवेलेंट्स लिए गए होंगे, मतलब एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उस अननोन कंसंट्रेशन का, ठीक है। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशंस को करते वक्त एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल नियम चलता है। वो नियम ये चलता है आप लोगों का कि जितने इक्विवेलेंट्स
इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं इस पे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की है। जितने इक्विवेलेंट्स आप एसिड के यूज़ कर रहे हो या फिर आप जितने इक्विवेलेंट आपके पास बेस के, ये हम लोग नियम लगाते हैं। ठीक है, ये नियम हम लगाते हैं। ये हमारा रूल नंबर कौन सा है, आपका 6th है कि जितने इक्विवेलेंट एसिड के बेस होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स आप लोगों के किसके पास होते हैं, बेस के होते हैं। कब, जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट पर हो। समझेंगे आगे इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, बट ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है टाइट्रेशन का। ठीक है, जैसे आप लोगों का जनरेटर वगैरह जो होते हैं उन लोगों का एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि किस प्रिंसिपल के तहत ये वर्क करते हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों का जो ये टाइट्रेशंस है इनमें हम इक्विवेलेंस पॉइंट पर ऊपर जो कंटेनर मतलब ऊपर जो ब्यूरेट में सोल्यूशन लिया गया है और नीचे में जो कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन लिया गया है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, आपस में इक्वेट करते हैं। कौन से इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगी, इंडिकेटर्स के लिए अलग से वीडियो बनेगा जो कि मेरे को बनाना आयोनिक में चाहिए था बट मैंने वहां ना बना के उसको मैं रेडॉक्स में ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक ही फ्लो में फिर चीजें खत्म हो जाती है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने बेसिक बातचीत कर ली टाइट्रेशंस को लेकर। अब हम लोग थोड़े से फंडामेंटल टर्म्स की तरफ आ जाते हैं कि डे टू डे लाइफ में टाइट्रेशन से रिलेटेड हम लोग कौन कौन से फंडामेंटल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल वर्ड होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। आई थिंक कुछ दिनों पहले मैंने K2Cr2O7 को लेकर तुम लोगों को एक छोटा सा प्रवचन दिया था। मैं फिर से उस प्रवचन को रिपीट कर देती हूँ। लैब में कैसा रहता है, हर इंसान को अपना आंसर अपने टीचर के सामने बेस्ट दिखाने का एक जुनून रहता है। चाहे मतलब मैं क्या बोलूँ, अच्छा लगता है कि चाहे अपना आंसर पूरी लैब में जितने भी अपने लोग या दोस्त काम कर रहे हैं उनमें अपना सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हों। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में रहता है जिनको भी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे में होता है क्या है कि कई बार हम लोग अपने हाथों से सॉल्यूशंस अच्छे से नहीं बनाते हैं। जैसे एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है केमिस्ट्री में, लोगों की ब्राउन रिंग नहीं बनती, बैंड बन जाता है बड़ा सा। ठीक है, बननी चाहिए एक ब्राउन की पतली सी रिंग और बननी चाहिए, बन जाता है उनका बड़ा सा बैंड। तो अच्छा नहीं लगता टीचर को दिखाने में, अरे यार शर्म आती है, अरे यार देखो दूसरे की रिंग बनी है, मेरा बैंड बना है। अब कई बार तो किसी का बैंड भी नहीं बनता। रीजन, जो फेरस अमोनियम सल्फेट क्या जो सोल्यूशन होता है जो हमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज करना होता है टेस्ट में, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए। अगर वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, आपने कल बना के रखा है या फिर आपके लैब अटेंडेंट ने उसकी पूरी बॉटल बना के रखी थी और अगर आप वही यूज कर ले तो रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, ये सारे क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स मैं कर चुकी हूँ अपने साथ, ये रिजल्ट्स नहीं आते। तो फिर फाइनली हम लोगों का कंक्लूजन ये निकला था कि नहीं, जब भी आप ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म करो, आप अपना जो आयरन का सोल्यूशन है वो हमेशा फ्रेशली बनाओ। ठीक है, ऐसे और भी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर बैंड बन जाए या फिर अगर आपका रिजल्ट नहीं आए, अच्छा नहीं लगता है। उसमें ऐसी फीलिंग आती है यार अपन तो निकम्मे हैं, अपना तो कोई मतलब आ ही नहीं रहा आंसर, राइट। तो उसमें हर इंसान चाहते हैं कि उसका आंसर बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ दिमाग में रहती है कि यार फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाने से हमारा आंसर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और बहुत जगह ये चीज़ वैलिड भी होती है, बट देयर आर सम सोल्यूशंस। हमें मतलब क्यों हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए बोला जा रहा है, आखिर क्या नीड है। अगर सोल्यूशन को आप लास्ट डे बनाकर चले गए थे लैब में कि अच्छा इसको मैं अभी बना के चला जाता हूँ, कल जब मैं आऊँगा या आऊँगी तब मैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आके मैं यूज़ कर लूँगा और अपने पर्टिकुलर पार्टनर के रिस्पेक्ट में मैं अपना काम जल्दी कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपने लेट से कल बना के चले गए, आज जब आप उस सोल्यूशन के साथ काम कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स में गड़बड़ियाँ आ रही हैं। क्यों आती है गड़बड़ियाँ? क्योंकि होता क्या है कि ऐसे कुछ रिएजेंट्स या ऐसे कुछ हम लोगों के पास सोल्यूशंस होते हैं जिन्हें अगर हम लोग स्टैंड बाय मोड में रखते हैं, अगर हम लोग उनको रख के चले जाते हैं तो रख के चले जाने की वजह से वो लोग क्या होते हैं, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो लोग क्या कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बताओ, ठीक है, या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब अपने अंदर कर ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो आपके सोल्यूशन, ऑब्वियसली आप उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके जाओगे ही।
हम लोग जो कोनिकल फ्लास्क या ब्यूरेट जो बाकी अपैरेटस यूज़ करते हैं ये बहुत अच्छी ग्लास से बनते हैं, मतलब जो सोल्यूशन आप उसके अंदर रखते हो वो यूजुअली उस ग्लास से रिएक्ट नहीं करते। बट कभी कभी कुछ बेस आपके पास ऐसे होते हैं जिनके सोल्यूशंस को अगर आप लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, उस कंटेनर में स्टोर करके जाओ तो ये क्या करता है, उन ग्लासेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक आपने अगर उसको स्टैंड बाय मोड में रखा तो बेसिकली आपने उसको जिस पर्पस के लिए, जिस कंसंट्रेशन के साथ आपने उसको बनाया था, क्या वो पर्पस अभी सर्व हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा वो पर्पस सर्व? रीजन, क्योंकि उसने अपनी जो एक्चुअल वैल्यूज होनी चाहिए थी वो एक्चुअल वैल्यूज से वो क्या हो चुका है, भटक चुका है। उसकी क्या हो चुकी है, कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब इमेजिन करो कल के दिन तुम बनाकर रख कर गए 0.1 नॉर्मल का, अब वो तुम अगले दिन आ रहे हो और अगले दिन आके तुम देख रहे हो कि 0.11 नॉर्मल का हो गया है, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अरे अब 0.1 नॉर्मल से क्या फर्क पड़ता है, एक ही डेसिमल तो बढ़ा है। बट नहीं, एक्यूरेसी में फर्क आ जाता है। अब खुद सोचो, या फिर कभी मान लीजिए 0.1 बना के गए और 0.82 देख रहे हो, अगले दिन हो गया है, फिर क्या करोगे? तो ऐसे सोल्यूशंस जो इस तरीके के अपने कंसंट्रेशन में आप लोगों को वेरिएशन दिखा देते हैं, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लॉन्ग स्टैंड बाय मोड में रखने के लायक नहीं होती, ठीक है, लॉन्ग स्टैंड बाय मोड में रखने के लायक नहीं होती, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यूज करने से पहले उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है ये पता लगाना पड़ता है। कि कल बना के गए थे भाई, आज यूज कर रहे हैं, तेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है पता तो चले, क्योंकि उसी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से तो आपको आगे पूरी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। अगर आप कल की वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेशंस कर लोगे तो पूरा गड़बड़ जाएगा। सो वेन एवर यू यूज देम, ठीक है, जब भी आप इन्हें क्या करते हो, यूज करते हो, वेन एवर यू यूज अबोव सोल्यूशंस, ठीक है, यू यूज अबोव सोल्यूशंस, जब भी आप अबोव सोल्यूशंस को यूज करते हो देन देयर इज अ नीड, ठीक है, देन देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट देयर करंट वैल्यू। उनकी अभी करंट में क्या वैल्यू चल रही है वो आपको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और इनकी करंट वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करते हो? अब इनके करंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको इनको अगेन टाइट्रेट करना पड़ता है। वी हैव टू टाइट्रेट देम, ठीक है, मतलब इनको किसी और के साथ मैं यूज करूं इससे पहले इनको खुद को टाइट्रेट करके इनकी करंट वैल्यू तुम निकालो। वी हैव टू टाइट्रेट देम, ठीक है, विद दो सोल्यूशंस, उन सोल्यूशंस के साथ हम टाइट्रेट करते हैं हुज वैल्यू नेवर चेंज, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती ऑन लॉन्ग स्टैंड बाय मोड। अगर आप उनको लॉन्ग टाइम तक बाहर रखो, कॉन्टैक्ट में रखो एटमॉस्फेयर के, तो उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तुम बना के गए थे 1 मोलर का, अभी तुम आए हो देख रहे हो 1 मोलर का है बस, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी वैल्यूज, जिनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज इंडिपेंडेंट होती है लॉन्ग एक्सपोजर के, उन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को ही हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है, इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी कहानी कहाँ तक क्या समझी कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि इन लोगों को हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि रखे रखे ही अपनी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि उन लोगों को यूज करने से पहले उनकी जो करंट वैल्यू है आपको वो पता चले। तो करंट वैल्यू आप कैसे पता लगाओगे? आपको करंट वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वैल्यू किसी और के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी कि अच्छा भाई कितनी है। तो ऐसा सोल्यूशन जो कभी भी लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशंस कहते हैं। और यही स्टैंडर्ड सोल्यूशंस आप लोगों के क्या करवाते हैं, बताओ, यही स्टैंडर्ड सोल्यूशंस आप लोगों के क्या करवाते हैं, उसकी करंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मदद करते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस, टाइट्रेशन की, किसके बीच में, बिटवीन अ सोल्यूशन हुज वैल्यू चेंजेस
एंड बिटवीन अ सोल्यूशन हुज वैल्यू वोंट चेंज, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग लैब में काम करते हैं और अगर मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू चेंज करने वालों में से एक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोगों का इन लोगों को स्टैंडर्डाइज करते हैं। इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद फिर हम लोगों को जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, उस एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को उस एग्जैक्ट वैल्यू के साथ यूज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातचीत थी। और स्टैंडर्ड सोल्यूशंस जो होते हैं, आप कह सकते हो एक प्रकार का आपका रेफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मॉर्निंग के वक्त जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उससे मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कभी भी आपकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का एक रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो वैसे ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस भी आप लोगों के कैसे हैं बताओ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में भी आप लोग क्या करते हो, इसको एक रेफरेंस के जैसे ट्रीट करते हो। ठीक, अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या करते हैं, शो करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला, जो भी आप जिसे भी अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान रहे हो वो हाईएस्ट प्योरिटी का होना चाहिए। जैसे जब आप केमिकल लैब्स में काम करते हो तो आपके केमिकल्स की ग्रेड होती है। ठीक है, 3 ग्रेड के केमिकल्स होते हैं, तो हाईएस्ट ग्रेड का केमिकल आपको क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, मतलब प्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टेबिलिटी उसकी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कि उसमें किसी भी प्रकार की वाटर और क्रिस्टलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास वाटर और क्रिस्टलाइजेशन होगी और मान लो आपने उसको स्टैंडर्ड मोड में रख के, स्टैंड बाय मोड में रख के चले गए, तो अगर बाहर गर्मी हुई और अगर उसकी वाटर और क्रिस्टलाइजेशन उड़ गई, फिर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए रीजनेबल कॉस्ट पे। मान लेते हैं स्टैंडर्डाइज करने का ही कॉस्ट इतना महंगा आ रहा है कि आप जिस सोल्यूशन को अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बता रहे हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बहुत महंगा है, तो ऐसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन मेरे किसी भी काम के नहीं है। ठीक है, अच्छा, और यूजुअली आपके ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए जिनका इक्विवेलेंट वेट कैसा होना चाहिए, ठीक ठीक हाई होना चाहिए, मतलब बहुत लो भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का ऐसा ऐसा हो। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फॉलो करने ही चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला, आप महीने के लिए छोड़ो या फिर आप उसको सालों के लिए छोड़ो, वैसे सालों तक हम छोड़ते नहीं हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर उसकी कंसंट्रेशन वैरी कर गई तो फिर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो कभी भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप लोगों का प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्या होती है, नीड होती है कि ये उसको होना चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा जब आप रिएक्शन करते हो, मतलब जब आप जिसकी आपको अननोन वैल्यू निकालनी है वर्सेस जब आप इसको यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को, तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन भी होनी चाहिए बराबर। अगर उन दो लोगों ने आपस में रिएक्ट ही नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही नहीं किया या फिर दोनों ने एक दूसरे को लेट से ऑक्सीडाइज ही नहीं किया, तो ऐसा सोल्यूशन मेरे किस काम का। तो दे शुड रिएक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए, रिएक्ट करने चाहिए। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तुम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की शीट में पढ़ लेना, मैं पूरी नहीं बता रही हूँ। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों का कहना था। तो ये तो कुछ ऐसे मस्ट पॉइंट्स थे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में तुम लोगों को पता होने ही चाहिए। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में कुछ आप लोगों को बेसिक बातचीत जाननी पड़ेगी। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के नाम पे हम किसको यूज करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके बोर्ड्स में रहती है। ठीक है, जिसमें से पहला एक रहता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी स्टैंडर्ड में माना जाता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा होता है आप लोगों का हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए, इवन इसका स्ट्रक्चर भी इक्वली उतना इंपॉर्टेंट है।
और अगर रेडॉक्स चैप्टर पढ़ रहे हो और हाइपो के बारे में तुमको नहीं पता है तो तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है। कुछ दिनों पहले भी मैंने तुम लोगों को हाइपो के बारे में प्रवचन दिया था, Na2H2O3, वो याद होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप लोगों के पास होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखो हम लोग किसको कहते हैं, अब ऐसे टाइट्रेंट्स, ठीक है, जिनका आपको खुद स्टैंडर्डाइजेशन की नीड होती है, मतलब यूजुअली जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू या जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिनको खुद स्टैंडर्डाइजेशन की नीड होती है, ठीक है, दे नीड स्टैंडर्डाइजेशन। अब अगर वो एक बार स्टैंडर्डाइज हो गए तो फिर आप उनको यूज कर लो, चलेगा। दे नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। तो बेसिकली उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जैसे KOH, आयोडीन, इन लोगों को अगर तुम छोड़कर गए तो ये लोग रात भर में अपनी वैल्यू चेंज कर लेंगे। KMnO4, ये आप लोगों को स्टैंडर्डाइज करने की नीड पड़ती है इसको। अच्छा, ये हो गए टाइट्रेशंस को लेकर कुछ पॉइंट्स। अब और पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ डायग्राम में ही लिख देती हूँ, अलग से मुझे लिखने की नीड नहीं है। आप क्या करते हो, नीचे कोनिकल फ्लास्क में कुछ सोल्यूशन लेते हो और आप ऊपर ब्यूरेट में कुछ एक सोल्यूशन लेते हो। तो जो सोल्यूशन ऊपर ब्यूरेट में लिया जाता है इसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है, TITRANT। और ये हम लोगों को नोन होता है, ये बात याद रखना, हमेशा ब्यूरेट में उसी को रखा जाता है जो नोन होता है। और नीचे में कोनिकल फ्लास्क में हम लोग जो आप लोगों का सोल्यूशन लेते हैं दैट इज नोन एज एनालाइट। ये क्या कहलाता है, एनालाइट। और इस एनालाइट की कंसंट्रेशन मुझे नोन नहीं होती है, इसकी कंसंट्रेशन मुझे क्या करनी पड़ती है, ऑब्टेन करनी पड़ती है। और जब भी आप टाइट्रेंट और जब भी आप एनालाइट, इन दोनों के, अच्छा अगेन हमने जो अभी पढ़ा, टाइट्रेंट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी टाइट्रेंट। सेकेंडरी मतलब इन्हें आप कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पहले आपको प्राइमरी के साथ निकालनी पड़ती है, फिर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडरी क्या होते हैं, सॉरी वही सेकेंडरी और प्राइमरी मतलब इनके एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैसे भी निकाल के तुरंत यूज कर लो, ये कभी चेंज नहीं करते। एनालाइट जो रहता है इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें ढूंढनी है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें क्या होती है, ढूंढनी होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंसंट्रेशन को आपने जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे थे तभी के तभी आपने ढूंढ लिया। आपको टाइट्रेशन तब तक परफॉर्म करना होता है जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट ना आ जाए। जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है तो उस इक्विवेलेंस पॉइंट में आप क्या लगाते हो, एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते हो। किसके बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते हो, आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते हो किसके बीच में, ठीक है, एट आप लोगों का इक्विवेलेंस पॉइंट। आप क्या करते हो, जो भी आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, किसके बीच में ग्राम इक्विवेलेंट्स, टाइट्रेंट के, और आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, आपके एनालाइट के, इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हो। जो चीज़ें गिवन होती हैं उन गिवन चीज़ों को लिखते हो, जो नहीं होती हैं उनको वैसे ही रख के वो अननोन क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यही सेम लॉजिक हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, बस अब हम लोग जब रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें सिखा दूंगी रेडॉक्स टाइट्रेशंस के बारे में। बट रेडॉक्स टाइट्रेशन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि एसिड बेस के जगह वहाँ पे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कभी आप ये टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं करते कि नीचे भी एसिड ऊपर भी एसिड, नीचे भी बेस ऊपर भी बेस। आप हमेशा एसिड का उल्टा लेते हो, यानी कि बेस टाइट्रेशन परफॉर्म करते वक्त। तो वैसे ही अगर तुम रेडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे होते तो रेडॉक्स टाइट्रेशन करते वक्त आप लोग अगर लेट से एक कंटेनर, मतलब मान लेते हैं ब्यूरेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, तो आप लोगों को आपके नीचे कोनिकल फ्लास्क में क्या लेना पड़ता है, आप लोगों को क्या लेना पड़ता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो रिड्यूसिंग एजेंट लो, रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अभी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मैं न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ तुम लोगों को सिंपल टाइट्रेशंस के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, ठीक है, सिंपल टाइट्रेशन। अच्छा रुको, हाँ ठीक है, अभी इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्या दूसरा वीडियो बनाना है इसके लिए अलग से। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ये सिंपल टाइट्रेशंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी एसिड बेस में ही आप लोगों को कुछ टाइट्रेशंस यहाँ पे ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे
जिन्हें हम डबल टाइट्रेशन या फिर जिन्हें हम लोग कौन सा टाइट्रेशन कहते हैं, बैक टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग डबल टाइट्रेशन या फिर कौन सा टाइट्रेशन कहते हैं, बैक टाइट्रेशन। और फिर रेडॉक्स वगैरह में भी हमको जाना है, बट फिलहाल अभी मैं सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स लेती हूँ, जिससे तुमको आइडिया हो जाए कि टाइट्रेशंस आपको परफॉर्म करना कैसे है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, देख लेते हैं इसको। देखो क्या बोला है आप लोगों के पास, आपने एक टाइट्रेशन किया और टाइट्रेशन से आपको ये पता चला कि 11.6 ml ऑफ 3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, एक मिनट, हाँ ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज NaOH इन 25 ml ऑफ 25 ml सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, किस चीज़ की, NaOH की। कैसे कैलकुलेट करोगे, मानकर चलते हैं कि हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंच चुके। अब अगर तुम इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच चुके हो तो तुम एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा लगाओगे, वो क्या, कि आपके पास जितने भी इक्विवेलेंट्स हैं H2SO4 के इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जो आपके पास है NaOH के। बट यहाँ पे क्योंकि ml में बातचीत हो रही है तो तुमको तो पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस के आगे m वर्ड लगा देते हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिली इक्विवेलेंट्स की। सो मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 के इक्वल होंगे मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के। अभी इक्विवेलेंट्स निकालते कैसे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दो, आ जाएंगे इक्विवेलेंट्स। और मिली इक्विवेलेंट्स का एडवांटेज ही क्या होता है कि वॉल्यूम को मिलीलीटर में पुट किया जा सकता है। तो नॉर्मेलिटी क्या आपको दी हुई है, नहीं दी, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या नहीं दिया है क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी H2SO4 की, वॉल्यूम H2SO4 का, यहाँ पे नॉर्मेलिटी NaOH की और वॉल्यूम भी किसका, आपके NaOH का। अब क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी तो नहीं दी, बट हमें इतना पता है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी कितनी दी है, 3, और आपके H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पे, 2। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर आपको 1 लेना है या फिर कोई रिएक्शन लिख के नहीं दी है, तो आप मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर लोगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी NaOH की कितनी है, वही तो भैया ढूंढनी है, मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू उसका वैलेंसी फैक्टर यानी कि 1। अच्छा, अब बात आती है उसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लो, 25 को डिवाइड में ले जाओ, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारे पास तुम्हारी पर्टिकुलर वैल्यू होगी NaOH की। यानी कि हम जो नीचे में एनालाइट यूज कर रहे हैं वो एनालाइट इतने मोलर का है, क्योंकि इतने मोलर के एनालाइट को ऊपर का टाइट्रेंट कितना ml लग गया, 11.6। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर ब्यूरेट में रखा हुआ टाइट्रेंट कितने ml यूज हुआ है। ठीक है, वो जितने ml यूज हुआ रहता है ना, उस वाले वॉल्यूम को हम नीचे क्या करते हैं, ये आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट में इक्वेशन लगाते वक्त यूज करते हैं। तुम्हारी ब्यूरेट अगर 100 ml की है तो नीचे अगर आपने ऊपर पूरा 100 ml का NaOH भर के रखा है तो आप पूरा का पूरा 100 ml नहीं लिख देते हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो 11.6 ml जो होता है ना, ये 11.6 ml किस चीज को इंडिकेट करता है कि आपने कितना टाइट्रेंट यूज किया। आपने ब्यूरेट में कितना टाइट्रेंट भरा इस बात को इंडिकेट नहीं करता, आपने यूज उसमें से कितना किया वो इस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर आपने 50 ml लिया है और आप यूज कर रहे हो 34 ml, तो आप कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे, 34 ml। सिमिलरली यहाँ पे जो 25 ml होता है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि आपके पास जो नीचे कोनिकल फ्लास्क में एनालाइट है वो कितना है। हो सकता है तुम्हारे लैब अटेंडेंट ने 500 लीटर का एनालाइट बना के रखा हो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इमेजिन। तो तुम्हें 500 लीटर वॉल्यूम थोड़ी ना ले लेना है, तुमने अपने कोनिकल फ्लास्क में नीचे टाइट्रेशन करते वक्त कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, आपने कितना वॉल्यूम लिया है, आपको वो वाला वॉल्यूम कंसिडर करना है। बस ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आगे जाके तुम्हें हो सकता है फंसा सके अपनी भाषा में, तो उस वक्त के लिए तुम लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ऊपर 11.6 ml की जगह 70 ml का HCl ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को रिक्वायर हो रहा है किस चीज के लिए, 20 ml के NaOH के लिए। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है
कि आपके पास उस 20 ml के NaOH में NaOH का वेट कितना है, वेट ऑफ NaOH इन 20 ml। 20 ml में इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ, कल को अगर 100 ml बोलता तो तुम फिर मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे HCl की जो मोलैरिटी दी हुई है वो मोलैरिटी HCl की तुमको दी हुई है 2। अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई तकलीफ होगी। बोलो क्या करोगे, आपके जितने भी मिली इक्विवेलेंट्स है HCl के इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट आपके NaOH। HCl के मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, अभी मैंने ऊपर के न्यूमेरिकल में डिस्क्राइब किया है, वापस से मुझे पूरे प्रवचन रिपीट करने की नीड नहीं है। 2 × 1 × 70 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोलैरिटी, ठीक है। किसकी मोलैरिटी, NaOH की, उसका वैलेंसी फैक्टर यानी कि 1, उसका वॉल्यूम यानी कि कितना 20। तो यहाँ से मेरे पास जो चीज़ें निकल के आई वो क्या आई कि मेरे पास जो NaOH है उसकी मोलैरिटी कितनी है 7, बट मुझे मोलैरिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उसके वेट में। तो तुम तो जानते हो कि वेट और मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी क्या होता है, आप लोगों का वेट डिवाइडेड बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोगों को वेट नहीं पता, उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 ml, जिसको मैंने डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, 7 4 28, 28 × 2 और डिवाइड बाय 10 यानी कि 56 यानी कि 5.6 ग्राम। तो जो आप NaOH यूज़ कर रहे थे, इसको ठीक से लिख लेना, ये लो मैं लिख ही देती हूँ। आप जो NaOH यूज़ कर रहे थे नीचे कोनिकल फ्लास्क में, उस NaOH के अंदर कितना ग्राम NaOH था, 5.6 ग्राम था। तो बेसिकली आपको एनालाइट और टाइट्रेंट इन दोनों के बीच में ही अपनी इक्वेशन अप्लाई करनी है। कुछ किसी चीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी लेफ्ट हैंड साइड में से, कुछ इन्फॉर्मेशन उधर की दी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे कैलकुलेट करने को वो बोल सकता है। मैं अभी सिंपल टाइट्रेशंस के सवाल ले रही हूँ, ठीक है, सिंपल टाइट्रेशंस के। इसमें अभी ऐसा कोई सवाल नहीं लिया जा रहा जिसमें रेडॉक्स इन्वॉल्व हो रही है या कुछ इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट, ये वाला सवाल तुम लोगों के लिए अभी ऊपर दिए हुए सवालों में से ज़्यादा बेटर है। देखो क्या बोला है, पहले सवाल को रीड कर लो तुम खुद के लेवल पर। ये छूट जाता है यार बीच बीच में मेरे हाथ से। बैकग्राउंड की नॉइस अवॉइड करना। स्कूल वाले बच्चों को स्कूल तो जाना है नहीं, एग्ज़ाम तो होने वाली है नहीं, तो मज़े से रातों रात पड़े हुए रहते हैं खेलते हुए। अब तुम लोगों की किस्मत में इतना अच्छा सुख कहाँ, काश ये कोविड तुम्हारे 10th में हुआ होता है ना, तुम लोग तो खुशी खुशी घर पे बैठे होते, अरे वाह क्या मौका मिला, कहाँ ये जाकर आपके 11th में टपक गया। ठीक है, देखो तुम लोगों को यहाँ पर चीज़ें क्या दी गई हैं, इस तरीके का कुछ प्रवचन दिया है। पहले पूरे प्रवचन को आप पढ़ ले कृपया करके। अब देखो क्या इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास 20 ml का NaOH सोल्यूशन है। उस 20 ml के NaOH सोल्यूशन को अगर मैं टाइट्रेट करूँ तो उसको कंप्लीटली टाइट्रेट करने के लिए मुझे 70 ml HCl चाहिए रहता है। ठीक है, 70 ml मुझे HCl चाहिए रहता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अब वो ये बोल रहा है कि उस 20 ml में NaOH का वेट कितना है। तो तुम ये कहोगे कि ये तो सवाल ऊपर वाला ही सवाल है। ठीक है, कुछ हद तक ये ऊपर वाला सवाल है, बट इस क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला गया है। इफ द 20 ml स्टॉक सोल्यूशन ऑफ HCl रिक्वायर 20 ml ऑफ AlOH होल ट्राइसी फॉर कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि ये जो मेरा HCl था, ये जो मेरा टाइट्रेंट था, टाइट्रेंट मतलब मैं इसी को तो ब्यूरेट में भरने वाली थी और नीचे में अपने कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए NaOH के साथ इसको मैं टाइट्रेट करने वाली थी। बट जो मेरे ब्यूरेट में रखा हुआ जो मेरा HCl है वो ये बोल रहा है कि देख भैया वो HCl ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी होगी। ठीक है, उस HCl ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी होगी। तुम पहले उस HCl की वैल्यू को कैलकुलेट करके लेकर आओ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन जो लिखी गई है, ये लाइन ये कहना चाहती है कि आप लोगों का जो HCl है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है,
यानी कि वो अपनी वैल्यू चेंज कर चुका है, और जो चीज अपनी वैल्यू चेंज कर चुकी होती है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। और स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे उसने किसके साथ किया है, ALOH के साथ, यानी कि इस ALOH को क्या माना गया है, प्राइमरी स्टैंडर्ड माना गया है इस पर्टिकुलर सवाल में। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मान लिए हो तो प्राइमरी स्टैंडर्ड मानकर आपने पहले क्या करनी है, इस HCl की पहले आपने कैलकुलेट इट्स वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट इट्स करंट वैल्यू, आप इसकी क्या करो, करंट वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि जो भी इसकी करंट वैल्यू आएगी वही करंट वैल्यू तो तुम ऊपर पुट करोगे, क्योंकि ऊपर वाली सिचुएशन के लिए तो आपको HCl की मोलैरिटी देखो दी ही नहीं थी, तो इसका मतलब आप पहले नीचे वाली कंडीशन से क्या करोगे, करंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो इसका मतलब राइट नाउ अभी जो मुझको कैलकुलेशंस करनी है वो क्या करना है, आपके पास कितने मिली इक्विवेलेंट है HCl के, इक्वल टू आपके पास कितने मिली इक्विवेलेंट है ALOH होल राइज 3 के, आपको ये करना है। अब HCl के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे, उसकी मोलैरिटी जो कि नहीं पता, मल्टीप्लाई उसका वैलेंसी फैक्टर, मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, ऊपर में क्योंकि HCl का वॉल्यूम 70 ml दिया तो गधे समान 70 मत पुट कर देना, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए तो हम लोग सिर्फ 10 ml ही यूज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 10 ml ही यूज करना। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए तो सिर्फ 10 ml लिया है तो सिर्फ 10 ml लिखेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट्स ऑफ ALOH होल राइज 3, उसकी मोलैरिटी आपको दी हुई है 1, उसका वैलेंसी फैक्टर 3, और उसका वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी निकल के आती है 6। अब यानी कि अभी करंटली जो मेरे पास HCl है वो 6 मोलर का है। अब तुम जाओ इस HCl को ब्यूरेट में भरो, क्योंकि तुमको अब इसकी करंट वैल्यू पता है, और तुम अब अगेन उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इन दोनों के बीच में अगेन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। तो अब तुम्हें HCl की मोलैरिटी पता है 6 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1, लेकिन ऊपर वाला टाइट्रेशन करते वक्त ये आपका HCl कितना लिया गया है, 70 ml लिया गया है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय NaOH की मोलैरिटी नहीं पता, वैलेंसी फैक्टर 1 है, उसका वॉल्यूम कितना लिया गया है उसको चेक करो 20 ml। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से ये और ये तो गया, 2 1 2 3, तो बेसिकली मोलैरिटी NaOH की कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, अब मोलैरिटी अगर पता चल चुकी है तो उसका वेट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, जैसे लास्ट केस में किया था ये। अब तुम कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से तुम्हारा आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 सवाल हम लोगों ने कैसे किए, एकदम इजी वाले किए, जिसमें आपको सिर्फ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करवा दिया तुमको, पहले स्टैंडर्डाइज करके वैल्यू निकलवा दी, और फिर उसकी मदद से आपके NaOH का क्वेश्चन कर दिया। इस क्वेश्चन को, क्योंकि तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इतनी अक्ल तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि कल को ये चीज ऐसी भी दी जा सकती थी कि आपको NaOH की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती और आपको ये पूछा जाता कि अच्छा ये बताओ कि HCl की करंट वैल्यू, मतलब आप उससे निकालते, और फिर करंट वैल्यू से आपको ये पूछा जाता कि इसको जिसके साथ स्टैंडर्डाइज किया गया था, यानी कि ALOH 3 के साथ, उसकी मोलैरिटी निकालो। तो स्टैंडर्डाइजेशन से टाइट्रेशन के डायरेक्शन में आपको भगाया जा सकता है, या टाइट्रेशन से आपको स्टैंडर्डाइजेशन के डायरेक्शन में। द ओनली थिंग दैट मैटर हियर इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, और लैंग्वेज को समझने के बाद आप उसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको ये बोला गया है कि आपके पास 10 ग्राम का मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, H2SO4 का एंड HCl का, राइट। अभी तक हम जो एसिड या फिर जो हम लोग टाइट्रेंट उसको यूज कर रहे थे, या तो सिर्फ H2SO4 यूज कर रहे थे, या तो सिर्फ आप क्या कर रहे थे, सिर्फ HCl यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे वो क्या करवा रहा है, आपसे 2 एसिड का मिक्सचर करवा रहा है वो, क्या मतलब मिक्स, और फिर वो ये पूछ रहा है कि बताओ उस मिक्सचर में HCl का कितना परसेंटेज है। ये समथिंग कुछ अलग सवाल हो गया। तो देखो, भले ही आपने यहाँ पे एसिड्स को मिक्स कर दिया है, बट एसिड को मिक्स करने से कोई टेंशन नहीं होगी, लॉजिक सिंपल रहेगा। आपके पास कितने, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट है एसिड के,
इक्वल टू आपके पास कितने मिली इक्विवेलेंट है बेस के। अब क्योंकि यहाँ पे दो एसिड्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के प्लस कितने मिली इक्विवेलेंट आपके पास है HCl के। ये कंसेप्ट हमको लगाना है। अब जो जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाना है। ठीक है, अच्छा तो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे? क्या H2SO4 की मोलैरिटी आपको दी हुई है क्या? नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। मोलैरिटी ऑफ H2SO4, वैलेंसी फैक्टर 2, वॉल्यूम आपको दिया है क्या? वॉल्यूम के बारे में ढूंढो, वॉल्यूम नहीं दिया। तो वॉल्यूम अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करेंगे कि टोटल वॉल्यूम आप लोगों के जो एसिड का है, ठीक है, वो मान लेते हैं अपना कितना है 1 लीटर, ठीक है, यानी कि कितना है 1000 ml। तो यहाँ आ गया 1000 प्लस क्या HCl की मोलैरिटी दी हुई है? बिल्कुल नहीं दी हुई है, तो उसको भी वैसे का वैसे ही रहने दो। मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू उसका भी वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका 1000 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आपको पता है? बिल्कुल तुम्हें पता है, कितना पता है? 5 मोलर और वैलेंसी फैक्टर है उसका 2 और वॉल्यूम कितना दिया है 70 ml, तो ये हो गया 70। ठीक है, अच्छा क्या किया जा सकता है इसमें से मोलैरिटी ऑफ H2SO4 अगर तुम्हें निकालनी हो तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? सिंपल है, मोलैरिटी मतलब होता है वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट H2SO4 का मुझे नहीं पता, तो एक काम करो कि लेट x ग्राम का आपके पास क्या है H2SO4 और H2SO4 और HCl दोनों मिला के आपके पास कितने ग्राम है? 10 ग्राम है, तो ये आपके पास आ जाना है। अच्छा अब H2SO4 आपके पास यदि x ग्राम है तो x डिवाइडेड बाय 98 आ जाएगा। अच्छा अपॉन में वॉल्यूम तो 1 लीटर है, क्या फर्क पड़ता है, बट स्टिल मैं लिख देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस x अपॉन में HCl का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वॉल्यूम 1 लीटर इंटू में ये 5 टू 10 10 इंटू 70 700 आ रहा है। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वहाँ से कुछ ना कुछ तुम लोगों को x मिलेगा। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1000 को तो देखो मैं यूं ही कॉमन निकाल सकती हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा x अपॉन में 49 प्लस 10 माइनस x अपॉन में 36.5 इक्वल टू में 700। तो ये 2 जीरोज और ये 2 जीरोज तो यहाँ पे खड़े खड़े चले गए। बाकी कैलकुलेशंस तुम खुद कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x मैंने किस चीज़ को माना है? आप लोगों के H2SO4 को माना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं x की वैल्यू को 10 में से माइनस करूंगी तो मुझे HCl की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट ही क्या करना है? परसेंटेज ऑफ HCl। तो परसेंटेज ऑफ HCl के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? HCl का वेट डिवाइडेड बाय मुझे क्या पता होना चाहिए? टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब HCl का वेट कितना है? 10 माइनस x आने के बाद क्या दिक्कत? टोटल वेट कितना है? 10 इंटू में कितना आ जाना है? 100। खत्म। इसमें जैसे ही तुम वैल्यूज पुट करोगे तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। ठीक है, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि इसमें अब कोई तकलीफ आएगी। एक आखिरी सवाल लेकर इस टॉपिक को फिर हम लोग अभी यहाँ पर ओवर करते हैं, देख लेती हूँ और एक आधी सवाल मुझे कोई अच्छा दिख जाता है तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास 20 ml का 2 मोलर NaOH है, सोल्यूशन इज एडेड इन 80 ml ऑफ वाटर। मतलब तुमने दूध वाले के जैसे मिलावट की, NaOH जितना भी आपको दिया गया था आपने उस NaOH को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब वो ये पूछ रहा है कि उस NaOH को मैं टाइट्रेट करा रहा हूँ 2 मोलर HCl के साथ। तो बताओ अगर मुझे इस सोल्यूशन को टाइट्रेट करना है तो टाइट्रेट करने के लिए मुझे कितना मतलब वॉल्यूम HCl का लगेगा? ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले अपना छोटा सा ब्रेन, अगेन वही मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के इक्वल होंगे किसके? मिली इक्विवेलेंट HCl के। HCl में तो देखो कोई तकलीफ नहीं आएगी, 2 मोलर HCl दिया है, वैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम आपको निकालना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अब वहाँ पे तो इन्वॉल्व हो चुका है पानी। अब पानी का मैं क्या करूँ? तो देखो सबसे पहले आपके पास 20 ml का 2 मोलर NaOH था। अब मैं उसको कितना 80 ml पानी डाल के मैं उसको डाइल्यूट कर चुकी हूँ।
तो यानी कि पानी को डालने से सबसे पहले आफ्टर एडिंग वाटर वो जो उसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर थी, क्या वो कंसंट्रेशन 2 मोलर होगी? नहीं, जो भी कंसंट्रेशन है आपके NaOH की वो क्या हो गई होगी? चेंज हो गई होगी। अब वो चेंज होकर कितनी हुई, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? न्यू कंसंट्रेशन NaOH की कैलकुलेट करनी है बेसिकली। तो आप न्यू कंसंट्रेशन NaOH की कैसे कैलकुलेट करोगे? ये काम हमने इससे पहले किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय, मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम इन लीटर। तो आप मोल्स को वैसे का वैसे ही रहने दो, अपॉन में वॉल्यूम 20 है जिसको मैं डिवाइड बाय 1000 कर देती हूँ ताकि वो लीटर में आ जाए, और मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 2। तो यहाँ पे मैंने मोलैरिटी की जगह पुट कर दिया 2, ये हो जाएगा 1/5। तो बेसिकली मोल्स NaOH के मेरे पास कितने हैं? 2/5 मोल्स हैं, ठीक है, 2/5। अब अगर तुम डाइल्यूट कर देते हो तो डाइल्यूट कर देने से मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, मोल्स तो जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे ना, मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर डाइल्यूशन अगर तुम्हें नई वाली मोलैरिटी निकालनी है NaOH की, तो जो मोल्स हैं वो तो 2/5 के 2/5 रहेंगे। चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम। पहले 20 ml था और अब आप उस 20 ml में 80 ml पानी डाल रहे हो, यानी कि नया वाला जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। तो इसको भी मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से 20 बाय कितना आ गया आपके पास? ये 5। तो यानी कि आपके पास जो नई वाली NaOH की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 4 मोलर है। देख लो भाई, कहीं कैलकुलेशन एरर तो मैंने नहीं कर दी है? ऐसा लग रहा है कि कहीं कैलकुलेशन की एरर मैं कर चुकी हूँ। एक बार रुको, देखने दो यार। 2 इक्वल टू मोल्स अपॉन में पहुंच गया ये 5, तो 2/5 तो मोल्स आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 0.4 को मैंने 100 से डिवाइड किया, 100 को मैंने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो 0.4 नहीं, ठीक ही दिख रहा है। देख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन एरर होगी तो मुझे बता देना या खुद ही करेक्ट कर लेना। अब इस चीज़ को उठाकर यहाँ पुट कर दो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? ये कितनी उसकी नई वाली मोलैरिटी है? 4 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम तो भैया कितना है? 100 ml है। ये कर लेना, इसकी कैलकुलेशंस जो भी आती है वो तुम्हारा आंसर होगा। बट स्टिल एक बार देख लेना, हो सकता है मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि माइट भी मैंने आपके कैलकुलेशंस करते वक्त शायद कोई एरर कर दी है। तो आपके जो सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होते हैं, इसके सवाल बस आपको ऐसे ही निकालने होते हैं, कोई इसमें आपको तकलीफ की नीड नहीं होती। बस आपको इतना देखना होता है कि आपको किन दो लोगों के बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, उतना तो तुम चेक कर ही लोगे। आई डोंट थिंक कि उसमें कहीं अंडा दोगे कहीं पे भी जाकर, ठीक है। अगर वो नहीं देख पाए तो आई जस्ट डोंट नो फिर क्या देखोगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो अपने बेसिक फंडामेंटल्स थे टाइट्रेशंस को लेकर, वो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल इसका रोकते हैं। इसके बाद अभी हमको टाइट्रेशंस ही करने हैं, बट टाइट्रेशंस में हम लोग स्पेसिफिक कौन सा वाला टॉपिक चूज करेंगे? आप लोगों का बैक टाइट्रेशन में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर डबल टाइट्रेशन भी रहेगा, फिर तुम लोगों का रेडॉक्स टाइट्रेशन आएगा। अभी इसमें मैंने अभी जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स दिए हैं, इसमें सादा सिंपल क्या दिया था? एक सादा एसिड, एक सादा बेस। लेकिन अगर एसिड और बेस ना आकर कल को कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली तो बेसिक ही होता है नेचर में, बट वो आप लोगों का OH नहीं है ना उसमें, तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर आपको दी जाए तो उनके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, वो हम लोगों की कल की क्लास रहेगी। तो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे, 10-15 न्यूमेरिकल्स देखते हैं कल, ठीक है। और उसके अलावा तुम लोगों को कल मैं बैक टाइट्रेशन की थ्योरी और बैक टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं ये भी सिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, और मतलब कल इनडायरेक्टली हम लोगों को बहुत लंबा जाना है टाइट्रेशंस में। मैं अभी कर्व्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, टाइट्रेशन के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन के कर्व्स के बारे में हम आखिरी में डिस्कस करेंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑल टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का रेडॉक्स टाइट्रेशंस, यानी कि जर्नी बहुत ही लंबी है। आफ्टर फिनिशिंग रेडॉक्स टाइट्रेशंस फिर हम लोगों का ये चैप्टर जाके क्लोज होगा विद द एंडिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2।
तो कल क्या करना है, कल हम लोगों को जैसे अभी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए एग्जैक्टली ऐसे ही न्यूमेरिकल्स कल हम लोगों को और करने हैं, जितने बना सकते हैं उतने, प्लस बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन की थियरी पढ़ लेनी है कि अगर बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन के सवाल आते हैं तो उनको कैसे डील करना है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो ये है नहीं, सिंपल टाइट्रेशंस। इवन ये वन ऑफ द वो टॉपिक है कि जिसको अगर आप मेंस वगैरह के पेपर में स्किप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। थ्योरी पोर्शन में भी कभी पूछ सकता है तो पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन स्किप किया जा सकता है। बट अभी तो क्योंकि पढ़ रहे हो तो स्किप करने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है, पढ़ ही लो, ठीक है। चलो रोकते हैं फिर इसको।